नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए राहुल ने कहा, मोदी के खिलाफ बोले तो भागवत को भी बता देंगे आतंकवादी। खट्टर को काले झंडे दिखाने वाले किसानों पर हत्या के प्रयास का केस। दलित लड़की संग पिज्जा खाया तो यूपी पुलिस ने मुस्लिम लड़के को भेजा जेल। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायकों से केस वापस लेगी योगी सरकार। यूपी सरकार को झटका, अदालत ने कहा पत्रकार कप्पन की गिरफ्तारी अवैध। खास खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले छोटी दो गुजारिशें। पहली गुजारिश तो ये है कि गोदी मीडिया से निजात पानी है, उसकी झूठी खबरों, फेक न्यूज़ और प्रोपेगंडा से बचना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने पूरे सदस्यता योजना का ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि satyhindi.com का ऐप आ चुका है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों ही कदम ज़रूर उठाएंगे ताकि आपका satyhindi.com और मजबूती से खड़ा हो सके, आपकी आवाज़ बन सके। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के मसले पर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, वो अब बस आपकी सोच में ही रह गया है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल ने कहा, जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनको आतंकवादी बता देते हैं। अगर कल को मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, मोहन भागवत भी पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होंगे तो ये उनको भी आतंकवादी बता देंगे। राहुल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि जो कानून बनाए गए हैं वे किसान विरोधी हैं और इनसे किसानों मजदूरों का नुकसान होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान मजदूर घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं एडवांस में चीज़ें बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने बात नहीं सुनी थी। आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसान मजदूर के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। वहीं इससे पहले कांग्रेस की योजना थी कि राहुल विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे और इसमें कांग्रेस के तमाम नेता और सांसद शामिल होंगे, लेकिन पुलिस ने कोरोना के चलते या कोरोना के बहाने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए मार्च निकालने की इजाज़त नहीं दी। मार्च निकालने की कोशिश के दौरान पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षरों के अलावा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा है। राहुल के साथ वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। तो एक तो ये है कि कोरोना के बहाने हर तरफ हर सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या जहां केंद्र सरकार का वश चलता है, वहां कोरोना के बहाने विपक्ष को, विरोध को दबाने और कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। जब प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के नेता रैलियां करते हैं, चुनाव होते हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए और तमाम तरह की गतिविधियां चली हुई हैं, लेकिन उन पर हमारी सरकार की नज़र नहीं जाती है। नज़र जाती है जब विपक्षी दल या कोई दूसरे संगठन आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध जताना चाहते हैं, तो उन पर कोरोना के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट के कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है जो आज हमें देखने का मिला। जो मुख्य विपक्षी दल है वो मार्च निकालना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं ऐसा करने दिया गया। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने कहा है मोहन भागवत के बारे में, ये
हो सकता है थोड़ा अतिरेक लगे, लेकिन हिंदुस्तान में कमोबेश ये हालात बन गए हैं कि जो भी मोदी सरकार की तरफ उंगली उठाता है, आज़ादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, उसे देश विरोधी, गद्दार, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सलाइट वगैरह वगैरह के आरोप लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल है और लोकतंत्र लगातार सिकुड़ रहा है, घट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हमें बार बार बता रही हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र अब स्वस्थ नहीं रह गया है। वो वहाँ पर एक निरंकुश तानाशाही धीरे धीरे आकार ले चुकी है, जो विरोध को कतई बर्दाश्त नहीं करती और कानूनों का दुरुपयोग करके उनको दबाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसमें थोड़ा बड़बोलापन भी है कि वो जो भविष्यवाणी कर देते हैं वही होता है, ये बड़बोलेपन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये सच्चाई भी है कि उन्होंने ही वार्न किया था कोरोना के बारे में और किसानों के बारे में। खैर वो कौन होते हैं उनके प्रवक्ता बनने वाले, लेकिन किसान अभी तक मैदान में डटे हुए हैं और डटे रहने के इरादे से जमे हुए हैं, वो हटने वाले नहीं हैं। उनको किसी तरह से डरा धरा धमकाकर भी सरकार नहीं हटा पा रही, ना हटा पाएगी। जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर जरूर उनको दबाया कुचला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान हैं कि एकजुट हैं और लगातार आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ इसलिए हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है क्योंकि उन्होंने अंबाला में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को काले झंडे दिखाए थे और रास्ते को रोका था। उन किसानों पर हत्या के प्रयास के अलावा दंगा करने या दंगा फैलाने और दूसरे कई आरोप भी लगाए गए हैं। ये मुकदमा 9 धाराओं में मंगलवार की रात को दर्ज किया गया है। उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें से एक धारा 307 है जो हत्या के प्रयास से जुड़ी हुई है। हालांकि इसके बाद भी किसान अपनी आवाज को दबाए जाने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों ने हरियाणा के जींद जिले के उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। दूसरी ओर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और उसके समर्थन में भी सरकार किसानों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुरुवार को किसान सेना के 20,000 सदस्य कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने दिल्ली कूच कर चुके हैं। तो 3-4 तरह की खबरें हैं इस पूरे खबर में। पहली तो यह है कि हम पिछली खबर में जो बता चुके हैं कि किसी न किसी बहाने प्रदर्शनकारियों को, विरोध करने वालों को, विपक्षी दलों को सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब प्रदर्शन करने वालों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा खट्टर सरकार लगा रही है। आप सोचिए कितनी दमनकारी है वो सरकार जो प्रदर्शन करने पर हत्या के प्रयास का मुकदमा ठोक रही है किसानों पर उनकी आवाज सुनने के बजाय। तो ये चरित्र उजागर हो रहा है बीजेपी का। जिन जिन राज्यों में वो है, वो जिस तरह से पेश आ रही है किसानों के प्रति और दूसरे वर्गों के प्रति भी, उससे उनके असली चेहरा, उनकी असली नीयत और उनके प्रशासन के काम करने का ढंग, शासन प्रशासन का ढंग रंग सब सामने उभर कर आ रहा है कि बहुत ही अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही ये सरकारें कर रही हैं। तो एक तो ये खट्टर सरकार का चेहरा और दूसरी तरफ खट्टर सरकार डावाडोल है क्योंकि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पूरा माहौल बन चुका है। हरियाणा में जिस तरह से वो सरकार में बने रहने के लिए चिपके हुए हैं कुर्सी से और किसानों के मुद्दे पर दो मुही बातें कर रहे हैं, इसलिए किसान नाराज हैं और निश्चित रूप से इसकी सजा वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी अगर उन्होंने जल्दी ही कोई निर्णय न लिया कि खट्टर सरकार के साथ उन्हें रहना है या नहीं रहना है। और तीसरी बात यह है कि सरकार लगातार अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, किसी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन के साथ में सारे किसान नहीं हैं या सभी प्रदेशों के किसान नहीं हैं। ये तोड़ फोड़ की कोशिश कर रही है। तो प्रधानमंत्री अपने प्रोपेगेंडा चला ही रहे हैं, लगातार किसानों को
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून बनाए गए सब दुरुस्त हैं, फिर उनमें संशोधन क्यों कर रही है आपकी सरकार, क्यों प्रपोज कर रही है? प्रधानमंत्री जी ज़रा लोगों को बता दीजिए। तो ये भी मुद्दा है। दूसरा, ये जो 20,000 सदस्य आएंगे किसान सेना के यूपी से, ये आएंगे नहीं, भेजे जा रहे हैं, आयोजित प्रायोजित है ये सब कुछ। और पहले भी कुछ संगठन जो मिले थे उनके बारे में भी सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो एक प्रोपेगेंडा, साम दाम दंड भेद की सारी रणनीतियां ये सरकार आजमा रही है किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए। लेकिन अभी तक तो उसको कोई लाभ हो रहा हो इससे ऐसा नहीं दिखता, बल्कि उसकी छवि और भी किसान विरोधी बनती जा रही है। और ये आपको आने वाले चुनाव में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे कि ये सरकार कुछ कारपोरेट घरानों के लिए, कुछ अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए किस हद तक जा सकती है कि किसानों से उनकी रोजी रोटी छीनने तक के लिए कानून बना सकती है, उनको उनकी ज़मीनें तक छिन जाए, इस तरह के इंतज़ाम वो करने की दिशा में जा रही है और उन्हें पूरी तरह से कारपोरेट का गुलाम बनाने की दिशा में धकेल रही है। ये पूरी बीजेपी की सोच है, आर्थिक सोच है और उद्योगपतियों और कारपोरेट परस्त सोच है, ये उजागर हो चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर धर्मांतरण कानून का मुस्लिम युवकों के खिलाफ दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जिनसे साफ हो रहा है कि पुलिस की मंशा अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है और वो कानून का दुरुपयोग करके एक खास समुदाय को निशाने पर ले रही है। ताज़ा मामला बिजनौर का है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले 18 साल के सोनू यानी शाकिब को दलित लड़की के साथ बाहर टहलने और पिज्ज़ा खाने की वजह से जेल भेज दिया गया। दरअसल शाकिब हिंदू दलित लड़की के साथ घूमने गया था, दोनों ने पिज्ज़ा खाया और कोल्ड ड्रिंक पी, जिसके बाद बाहर टहलने लगे। इसी के बाद पुलिस ने शाकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और सुबह ही लड़की को थाने में बिठाकर उसके पिता को बुलाया। पुलिस ने शाकिब के खिलाफ नाबालिग लड़की को शादी के लिए कथित तौर पर अपने साथ भाग जाने के लिए फुसलाने और जबरन धर्मांतरण की कोशिश करने, यौन हमले या अपहरण की कोशिश करने आदि का मामला दर्ज कर लिया है। लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने पुलिस से कहा था कि वो शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते, तो पुलिस ने डांट कर कहा कि बाद में वो भाग सकते हैं और शिकायत उन्होंने खुद बोलकर लिख ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरखेड़ा गांव निवासी लड़की के किसान पिता ने साफ इनकार किया है कि उनकी बच्ची शाकिब के साथ भागने वाली थी। लड़की ने भी ये कहा है कि शाकिब यानी सोनू ने कभी विवाह या धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई बात ही नहीं की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलिस कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़की क्या कह रही है। अगर बच्ची स्वेच्छा से भी उसके साथ गई थी तो भी नाबालिग होने के कारण उसे अपहरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में हम जानते हैं कि संबंधित व्यक्ति अपराध के इरादे से ही नाबालिग को साथ ले गया होगा। धामपुर के क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने कहा, कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये तथ्य है कि सोनू एक नाबालिग को उसके घर से लेकर गया था। हमारे लिए मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो लड़की कह रही उसका अपहरण नहीं हुआ, लड़की का बाप कह रहा है कि उसका अपहरण नहीं हुआ, न शादी की बात थी, न धर्मांतरण की बात थी, न कोई कि इस तरह का कोई मसला ही नहीं था। लेकिन पुलिस इस मसले को बनाना चाहती है क्योंकि एक हिंदू लड़की है, दलित लड़की है और मुस्लिम युवक है, दोनों साथ में पिज्जा क्यों खा रहे थे, दोनों साथ में क्यों थे। ये नया इंडिया है जो हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसके खुलकर हर दिन एक नई खबर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक पुलिस वाले को बुलाकर कहा है कि जहां भी हिंदू और मुसलमान लड़के लड़की आपस में दिखें उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दो, उनके खिलाफ मुकदमे कर दो, उनको जेल में ठूस दो, मारो पीटो, प्रताड़ित करो और जो भी जिस तरह से भी हो इनको बिल्कुल अलग कर दो। इनके बीच में एक भय, विभाजन और जहर की लकीर खींच दो। तो ये पूरा उदाहरण बताता है जैसे जो धामपुर के क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल जो बोलते हैं, कारण चाहे जो हो, तथ्य चाहे जो हो, हम तो मान रहे हैं कि वो लेकर गया था तो फुसलाकर ही ले गया होगा, भगाकर ही ले गया होगा, लड़की नाबालिग है, इसलिए इसके अलावा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई दूसरा संबंध हो ही नहीं सकता। अगर दो धर्मों के लोग स्त्री पुरुष कहीं मिल रहे हैं,
सार्वजनिक तौर पे मिल रहे हैं, कोई छुप कर नहीं, कोई शहर से भागे नहीं थे। लड़की ने उसी शहर में, उसी गांव में वो लोग थे। तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है और ऊपर से उसको क्या निर्देश आदेश मिले हुए हैं, और ये सिलसिला दमन का रुक नहीं रहा है। इसके मामले में हमारे संघ परिवार के बड़े बड़े नेता चुप हैं, जो कि भारत को ये बताते हैं कि सब भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, सारे भारतीय हैं, उनकी ज़ुबानें बंद हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खास मौक़ों पर खास तरीके से ही बोलते हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में हो रही इन ज़्यादतियों की कोई खबर नहीं होगी, या होगी तो वो कुछ बोलने से कतराएंगे क्यों? ये तो उनके सहमति से ही हो रहा होगा, जाहिर है, इसलिए चुप्पी है। अब आज की अगली खबर लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस चुके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीड़ितों को अब तक इंसाफ भले ही न मिला हो, लेकिन इसमें अभियुक्त बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की तैयारी है। योगी सरकार ने बीजेपी के 3 विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की है। इन सभी नेताओं पर 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर के नंगला मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में हुई जाट महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। इन विधायकों में मेरठ से विधायक संगीत सोम, शामली की थाना भवन सीट से विधायक सुरेश राणा और मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधायक कपिल देव के अलावा हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का भी नाम इस सूची में शामिल है। इनके खिलाफ ये मुकदमा शिखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण के अलावा बीजेपी नेताओं पर नियमों का उल्लंघन करने, आगजनी में शामिल होने का भी आरोप है। ये भी आरोप था कि इन्होंने बिना शासन की अनुमति के महापंचायत बुलाई। इनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि 27 सितंबर 2013 को नंगला मंदोर गांव के इंटर कॉलेज में जाटों ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत कवाल गांव में मुस्लिमों की भीड़ के द्वारा मारे गए सचिन और गौरव के मामले में बुलाई गई थी। इससे पहले इन दोनों ने शाहनवाज कुरैशी नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद दंगे शुरू हुए थे, जो मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में फैल गए थे। इन दंगों में 62 लोगों की मौतें हो गई थी और 50,000 से ज्यादा लोगों को बेघर बार होना पड़ा था। इसी में इन नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और बाकी कई मामलों में केस दर्ज किए गए थे और अब योगी सरकार उनको वापस लेने जा रही है। बता दें, योगी ने सरकार बनते ही अपने ऊपर लगे केस भी वापस ले लिए थे। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बीजेपी नेताओं पर चल रहे मामलों को वापस लेने के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 61 मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया था। तो ये बिल्कुल साफ साफ है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह की कोई घटना आज हो रही होती तो क्या होता, और अगर वो दूसरे समुदाय के नेता होते तो क्या होता। अगर वो मुस्लिम होते तो आज उनके जगह जगह पोस्टर लगा दिए जाते, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती, उनको अरेस्ट किया जाता, उन पर एनएसए के तहत आरोप दर्ज कर लिए जाते, उनके खिलाफ यूएपीए भी लगा दिया जाता और हर तरह से उन्हें परेशान करके जेल में ठूस दिया जाता। लेकिन जो इस पूरे दंगे के लिए दोषी माने जाते हैं, जिम्मेवार माने जाते हैं, जिनके बारे में तमाम जानकारियां हैं, तथ्य हैं, सबूत हैं, सब कुछ सिद्ध करते हैं कि ये 3 विधायक उन दंगों में सक्रिय रूप से शामिल थे और वो साध्वी प्राची भी शामिल थी, तो इनको बचाने के लिए योगी सरकार अब इस हद तक जा रही है। योगी आदित्यनाथ पर खुद इस तरह के आरोप थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और अपने को आरोप मुक्त कर लिया या अपने से मुकदमे सब सरकार में आते हुए वापस ले लिए। तो ये गैर कानूनी तरीका है, अलोकतांत्रिक तरीका है, अनैतिक है जो योगी सरकार लगातार कर रही है। कर्नाटक सरकार की येदियुरप्पा सरकार ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने इन मुकदमों को 61 मुकदमों को वापस लेने से रोक दिया था। वहां उसमें उनके मंत्री भी शामिल थे। उम्मीद करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेगा और इस तरह की बड़ी वारदात जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई थी के जो आरोपी हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको दंड मिलेगा, उनको सजा मिलेगी और सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं।
हाथरस से जा रहे पत्रकार कप्पन के खिलाफ की गई गैर कानूनी कार्रवाई को मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गत बुधवार को खारिज कर दिया है। हाथरस में हुई बलात्कार की घटना को छुटलाने की कोशिशों में की गई कार्रवाई में मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और हाथरस में तैनात एसटीएफ अपने ही जाल में फंस गई है। मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एसटीएफ की कार्रवाई पर सीजीएम द्वारा दी गई जुडिशियल रिमांड को अवैधानिक माना है। जाहिर है कि अवैधानिक गिरफ्तारी की यही प्रक्रिया हाथरस में तैनात एसटीएफ, जो गौतम बुद्ध नगर के हैं, के अनुरोध पर सीजीएम हाथरस पर भी लागू होगी। तब सवाल उठता है कि 5 अक्टूबर को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए मलयाली पत्रकार सहित इन 4 मुस्लिम नवयुवकों की जेल का जिम्मेदार कौन होगा। बता दें कि मथुरा पुलिस ने हाथरस जाते वक्त एक मलयाली पत्रकार कप्पन सहित 4 मुसलमानों को यमुना एक्सप्रेस वे पर गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को इन चारों को एसडीएम मांट के आदेश पर शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार करके जेल भेजा और फिर पुलिस ने सीजीएम की अदालत में जेल में बंद चारों लोगों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबद्ध होने का आरोप भी लगा दिया था। साथ में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए, षड्यंत्र, देशद्रोह सहित कई दूसरे गंभीर आरोप भी ठोक दिए। बाद में उक्त मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया। मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र ने अभियुक्तों की ओर से दायर आवेदन पत्र पर हुई बहस के बाद अपना फैसला सुनाते हुए माना कि यूएपीए के मामलों का क्षेत्राधिकार सीजीएम न्यायालय नहीं है, जैसा कि उक्त मामले में हुआ है। उन्होंने मामले की संपूर्ण पत्रावली तत्काल अपर सत्र न्यायाधीश को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सीजीएम न्यायालय विगत 7 अक्टूबर से सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग के आधार पर अभियुक्तों की आपत्तियों को अस्वीकार करके रिमांड देता रहा है। तो ये मामला अब बहुत स्पष्ट हो गया है। शुरू से ही माना जा रहा था कि पत्रकार कप्पन को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, झूठा गिरफ्तार किया, झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो मुसलमान थे और उनके साथ जो युवक थे वो भी मुसलमान थे और उनको फंसा दिया गया कि वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने के लिए हाथरस जा रहे थे और फिर उन्होंने दूसरे संगठनों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ दिया गया, जिसका खंडन कर चुके हैं वो। केरल की जो जर्नलिस्ट यूनियन है वो मुकदमा लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार टाल मटोल कर रहा है। मामला हाई कोर्ट में भी है। अब देखना यह है कि कप्पन के साथ क्या होता है। राज्य की सरकार तो उनके पीछे पड़ी है, उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि वो बेकसूर हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन हमारी सर्वोच्च अदालत का जो रुख और रवैया सामने आया है वो बेहद अफसोसनाक है। उसने इस मामले में को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से अर्णब गोस्वामी के मामले को देखा। तुरंत सुनवाई की, उनको तुरंत राहत भी दे दी और गिरफ्तारी से भी छूट दे दी। और यहाँ पर एक आदमी जो पिछले 2.5-3 महीने से जेल में है उसको किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है। बिना किसी प्रमाण के उसको गिरफ्तार किया गया है झूठे आरोपों में। और अब देखना यह है कि अदालतें आगे इस पर क्या रुख अख्तियार करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए और कल फिर मैं हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।